यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू करने के लिए उत्तराखंड की पुष्करधामी सरकार ने आज एक और ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। और इस कदम में यह है कि जो 19 महीने पहले एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई थी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, आज उस कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी में कौन थे? रंजना प्रकाश देसाई, जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो इसकी चेयरपर्सन थी। पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड शत्रुघ्न सिंह, जो बहुत उच्च लेवल के नौकरशाह माने जाते हैं और बहुत बड़ा एक्सपोजर है भारतवर्ष में उनका, तो एक उनके इस कमेटी के मेंबर वो भी थे। मनु गौड़, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक बहुत बड़ा एक अभियान चलाया, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह से, लेक्चर से जागरूकता से सब चीज़ें उन्होंने की, वो इनके सदस्य हैं। कोहली जी, जस्टिस कोहली, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और न्यायपालिका में काम करने का उनका एक लंबा तजुर्बा है। सुरेखा डंगवाल, जो दून विश्वविद्यालय की कुलपति हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, सियासत के क्षेत्र में भी उनकी एक पृष्ठभूमि पूरी एक एकदम परिपूर्ण है, और वो जवानी पहर से पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय रही हैं। आज की तारीख में वो कुलपति हैं। तो क्या इसके भीतर छुपा है, इस पिटारे में क्या छुपा है, किसके लिए क्या है, किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा है, और ये कानून आखिर किस तरह का होने जा रहा है, क्या आकार लेने जा रहा है, ये मैं बताऊंगा। इन तमाम सवालों के जवाब मेरे पास हैं, आप बने रहिएगा मेरे साथ। लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। और वो शुभ दिन, ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए। और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब किसी भी राज्य में किसी भी तरह का कोई एक कानून बनाया जाता है, तो उसके लिए एक एक्सपर्ट की कमेटी होती है। वो एक्सपर्ट एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, फिर विधायी और न्याय विभाग से परीक्षण होता है। उस परीक्षण के बाद फिर उसको विधेयक के रूप में तैयार करके विधानसभा में, सदन में रखा जाता है और वोटिंग कराकर उसको पास कराया जाता है। तो एक कानून बनने की एक प्रक्रिया होती है, और इस कानून बनने की प्रक्रिया के पीछे एक बहुत बड़ी एक कानूनी प्रक्रिया भी छुपी होती है, उसको पूरा करना लाजमी होता है। आज ये कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तो दे दिया है, किस तरह का कानून होगा, तो कल मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी, उसमें भी चर्चा होगी। और 5 तारीख से जो विशेष सत्र यहाँ पर धामी सरकार ने बुलाया है, वो केवल यूसीसी के ड्राफ्ट को एक विधेयक के रूप में पेश करके पारित कराने के लिए बुलाया है। अब इसमें क्या है, चूंकि जब तक टेबल्ड ना हो जाए, जब तक सदन में कोई दस्तावेज ना रखा जाए, तो उसकी गोपनीयता को बरकरार रखा जाता है और सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य इसमें जारी नहीं किया जाता। लेकिन मैं चूंकि एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे इस बात की लालसा थी और इस बात की जिज्ञासा थी, आखिर इसके भीतर क्या है। मैंने अपने तमाम स्रोत,
तमाम सोर्सेज लगाकर, पूरा नेटवर्क लगाकर मैंने ये जानने की कोशिश की आखिर इसके भीतर क्या है। इस बात की पुष्टि तो कोई नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, ऐसा नहीं है कि उस ड्राफ्ट में वो चीज़ नहीं होगी। मैं आपको एक-एक करके चीज़ें बताता हूँ कि इस ड्राफ्ट में कमेटी ने किस-किस तरह के प्रोविज़न शामिल किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक सूचना ये मिल रही है कि 4% जनजाति इस प्रदेश में रहती है और जनजाति को इस कमेटी ने एग्जम्प्ट कर दिया है। इस जनजाति पर यहाँ को ये कानून लागू नहीं होगा। अब सवाल ये है कि यहाँ जनजाति कितनी प्रतिशत है? 4%। और सवाल ये भी है कि कौन-कौन सी जनजाति यहाँ पर इस प्रदेश में वास करती है। राज्य में 5 प्रकार की 5 ट्राइबल यहाँ पर वास करते हैं और जिसमें थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया और जौनसारी शामिल है। तो चीन के साथ जब 1962 की लड़ाई हुई, तो उसके बाद 1967 में इनको संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जनजाति समुदाय में शामिल करने के लिए अधिसूचित किया गया था। यानी यहाँ पर ये जो जनजाति हैं 1967 से हैं और ये बॉर्डर पर रहती है। जौनसार तो बीच में है, लेकिन बाकी जितनी भी जनजातियां हैं वो बॉर्डर के आसपास रहती हैं। अब ये इस जनजाति को एग्जम्प्ट करने की एक सूचना मिली है, बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से मिली है कि जनजाति को इस कानून के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी ये कानून 4% जनजाति पर उत्तराखंड की लागू नहीं होगा। ये एक इसका ड्रॉबैक है। तो जब समान नागरिक संहिता की हम बात करते हैं तो ये होता है कि सबके लिए समान कानून, लेकिन 4% को आप छोड़ देंगे तो फिर ये समान कानून, समान नागरिक संहिता किस तरह की होगी, ये राजनीतिक और जो विधिक लोग हैं, विधिवेत्ता है, वही इसका विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी या तो इसका नाम समान नागरिक संहिता ना हो और या फिर समान रूप से ये कानून सबके ऊपर लागू हो, यही सब चीज होना चाहिए। ज्यादातर लोग इसी बात को लेकर, इसी बात की दरकार भी करते हैं सरकार से। अब मैं आता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस कमेटी ने विवाह को रखा है। चूंकि आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वारिसान, विवाह, डिवोर्स, विरासत और एडॉप्शन, ये इन सब चीजों को लेकर इनका सबका समावेश करके बनता है। अब उत्तराखंड ये भी है कि एक पहला राज्य होगा जो आजाद भारत में यूसीसी लागू करेगा। जो गोवा में यूसीसी लागू है वो पुर्तगालियों के टाइम का है और आजादी से पहले का है। अब मैं आपको बताता हूं विवाह में क्या किया गया है। कमेटी ने विवाह को सभी धर्म और जातियों में विवाह की आयु को लड़की के लिए 18 साल और लड़के के लिए 21 साल निर्धारित की है। हालांकि अब आप पूछेंगे कि ये तो पहले से ही है, लेकिन मुस्लिम और दूसरे समुदायों में इस तरह की आयु का प्रावधान नहीं था। मुस्लिमों में खास तौर पर पहले ही लड़कियों की, लड़कों की शादियां कर देते थे, लेकिन अब ये कानून उनके ऊपर भी लागू होगा और उनके लड़के लड़की भी निर्धारित आयु के पार करने के बाद ही शादी कर सकेंगे। इसके अलावा बहुविवाह प्रथा पर रोक लगेगी। बहुविवाह प्रथा क्या है? चूंकि हिंदुओं में तो ये प्रथा नहीं है, कानून भी मान्यता नहीं देता, लेकिन मुस्लिमों में ये प्रथा है कि वो एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। तो बहुविवाह प्रथा पर रोक लगेगी। तो मुसलमानों में जो, यानी इस्लाम धर्म में जो बहुविवाह प्रथा है, यानी कई कई शादियां करने का रिवाज है, वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कोर्ट में ही किसी तरह का डिवोर्स मान्य होगा। यानी अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं अपनी पत्नी से या पत्नी पति से लेना चाहती है तो वो केवल कोर्ट का मान्य होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई मेल भेज दी है, कोई व्हाट्सएप कर दिया है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भेज दिया है, या लिखित में चिट्ठी भेज दी है, या आपने तलाक कहकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। अब ऐसा नहीं चलेगा। ये डिवोर्स अदालत से ही होगा, अदालत का डिवोर्स ही मान्य होगा। तो यहाँ भी मुस्लिम मैक्सिमम प्रभावित हो रहे हैं। अभी जो तलाक की व्यवस्था थी, हालांकि केंद्र सरकार ने इसको खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें आती रहती है। जो निचले स्तर पर लोग रहते हैं, आज भी बहुत सारे केस ऐसे हो रहे होंगे जब तलाक करके लोग छोड़ देते हैं और वो महिला थाने भी नहीं जा पाती है। तो ये एक बड़ा है कि डिवोर्स केवल कोर्ट से मान्य होगा। पुनर्विवाह पर किसी तरह की शर्त नहीं होगी। इसमें भी चूंकि पुनर्विवाह पर हिंदू धर्म में तो किसी तरह की शर्त नहीं थी, लेकिन मोमडन लॉ में और जो उनका पर्सनल लॉज हैं, तो वहाँ भी, और जो उलेमाओं की जो तकरीरें हैं उनके हिसाब से, जैसे अगर ये पुनर्विवाह के लिए कोई शर्त नहीं होगी तो वो जो इद्दत और हलाला जैसी कुप्रथाएं बहुत दिनों से चली आ रही हैं कि आपको 4 महीने इद्दत करनी पड़ेगी, आपको हलाला यानी किसी दूसरे पुरुष के साथ सहवास करना पड़ेगा, तब आपका जो है पुनर्विवाह होगा। तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। और इसको खत्म होने के बाद जो महिलाएं हैं, खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको एक बड़े पैमाने पर राहत मिलने जा रही है। वर्जित विवाह की परिभाषा भी कमेटी ने की है। वर्जित विवाह में ये लिखा गया है कि आप अपने सगे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन, बहुत नजदीक के रिश्ते, ताऊ चाचा, नाना नानी, चाची चाचा, इस तरह के संबंधों में किसी तरह का कोई भी विवाह नहीं करेंगे। लेकिन कमेटी ने इसमें रिलैक्सेशन दिया है कि अगर किसी के धर्म, पुराने रीति रिवाज, मान्यताएं इस चीज की अनुमति देते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन
इसमें कोई दंड का प्रावधान कमेटी ने नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक दंड का प्रावधान भी होना चाहिए था या छोटे मोटे जुर्माने का होना चाहिए था। इसलिए इस कॉलम का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। कमेटी ने अपनी तरफ से इसको प्रख्यापित तो कर दिया है, लेकिन जब इसमें किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं होगा तो लोगों को इसका डर भी नहीं होगा। शादी के बाद एक सबसे जो महत्वपूर्ण घटक इस पूरे की पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी का है, एक जो महत्वपूर्ण अध्याय है, वो है लिव इन रिलेशनशिप का। पिछले सालों में आपने देखा होगा कि इस प्रथा का प्रचलन बढ़ा है और इसका प्रचलन बढ़ने के बाद अब लोग, पढ़े लिखे लोग, इस बात के भाषण बहुत देते हैं, उपदेश देते हैं कि जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं वो किसी के साथ भी रह सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन जब परिवार पर ये सब चीज़ें पड़ती हैं और उसको उसके ऊपर बीतती हैं तो तब कायदे कानून ध्यान आते हैं। तो कमेटी का जो एक सबसे प्रमुख बिंदु है, मेरे हिसाब से, मैं स्वतंत्र तौर पर अगर सोचता हूं तो लिव इन रिलेशनशिप का है। इसमें एक प्रावधान किया गया है कि साथ रहने वाले युवक युवती को मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। यानी यहां पता रहना चाहिए कि कौन किसके साथ रह रहा है। किसी को रहने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन रहने के दौरान अगर विवाद हो जाए तो बलात्कार जैसे आरोप लगाकर मुकदमा कायम कराना या संतानोत्पत्ति हो जाए तो उसको कहीं भी छोड़ देना, तो इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी और समाज में एक क्रांतिकारी युग का सूत्रपात होगा। लिव इन रिलेशनशिप के बहाने यूथ को एक नई दिशा मिलेगी और यूथ ऐसा काम करने से बचेगा जो कानून का उल्लंघन करता हो, नहीं तो फिर मुकदमा भी होगा। तो एक तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इस दौरान संतानोत्पत्ति हो जाती है तो उसके जिंदगी भर का हर्जा खर्चा भरण पोषण वो उन दोनों लोगों की जिम्मेदारी होगी जिनकी वो संतान है। अब आप कहीं गटर में बच्चे को फेंक कर नहीं जाएंगे। दूसरा, जब आप पृथक होना चाहते हैं तो अपने पंजीकरण को मजिस्ट्रेट के सामने जाकर ही टर्मिनेट कराना पड़ेगा, उसका टर्मिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। और इसके अलावा यदि आप जो है जो संतानोत्पत्ति होती है तो आपको उसको माँ बाप का नाम भी देना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते। आप केवल अपने किसी युवा साथी के साथ 2, 4, 6 महीने रहकर आप आनंद लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं और आप जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं तो ये कानून आपको रोकेगा और आपको कारावास और जुर्माना दोनों भी झेलने पड़ सकते हैं। अब ये है, अब उत्तराधिकार की व्यवस्था चीज़ें आती हैं। तो उत्तराधिकार में भी कमेटी ने कहा है कि जो पुत्र है उसके बराबर ही पुत्री का हिस्सा भी माँ बाप की विरासत में, संपत्ति में, सब परिसंपत्ति में होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे तमाम मामले आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लड़की का अधिकार भी उतना ही होगा, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं था। अब यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने इसको शामिल कर लिया है, पुत्री का भी पूरा हिस्सा माँ बाप की संपत्ति, परिसंपत्ति, अचल चल सभी तरह की संपत्तियों में होगा। अब आप उसको बेदखल नहीं कर सकते और उसके हिस्से को आप अपने पास नहीं रख सकते। इसके अलावा गोद लेना, हर्जा खर्चा, संरक्षता का प्रावधान, इसमें भी सब किया गया। जैसे जे एक्ट पहले से ही है, उसमें एडॉप्शन की प्रक्रियाएं हैं, उसमें सारी चीजें हैं, तो अब गोद सब ले सकेंगे। अभी मुस्लिम धर्म में कहीं गोद लेने की का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था, लेकिन कमेटी ने कर दिया है। वो जो जे एक्ट में ये सारी चीजें प्रावधानित हैं तो वो सभी धर्मों को माननी होगी। अब आप गोद ले सकते हैं और गोद लेने की एक प्रक्रिया होगी। तो ये एक खास तौर पर ये सारी चीजें इसमें समावेश हुआ है। जितना मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने अपने स्रोत से ये जानकारी जुटाई है और ये चूंकि एक गोपनीय और विधिक दस्तावेज है, इससे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि मैंने कहीं से ये कोई ड्राफ्ट आप देख लिया है, कुछ लिया है, लेकिन मैंने अपने सोर्स से ये जानकारी जुटाई है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। 20,000 लोगों ने ऐसा सीधा सुझाव कमेटी को दिया है और ये सुझाव ऑनलाइन, ऑफलाइन, लिखित, मौखिक, तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा सुझाव इस कमेटी को मिले हैं। इस कमेटी ने 50 से ज़्यादा जन सुनवाई की है, अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग कस्बों में जाकर, धर्म गुरुओं से, राजनीतिक दलों से, सामाजिक लोगों से, एडवोकेट, शिक्षक, और कोई ऐसा समुदाय नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने नहीं बुलाया और उनसे इस कानून पर चर्चा ना की हो। तो ये तमाम चीज़ें होने के बाद तब कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया है और तब आप पुष्कर सिंह धामी सरकार को सौंप दिया है और पुष्कर सिंह धामी सरकार इसको अब कैबिनेट से अप्रूव कराने के बाद जो 5 तारीख से विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, उसमें 6 तारीख को टेबल्ड करने जा रही है। लेकिन एक चीज रह रहकर उठ रही है कि 4% जनजाति को अगर इन्होंने रोक दिया है, 4% जनजाति को एग्जम्प्ट कर दिया है, यानी किसी भी लोगों का ये कहना है कि
अब कुछ विधिवेत्ताओं का ये कहना है कि जनजातियों को बहुत सारे कानून से एग्जम्प्ट संविधान भी करता है। भाई संविधान बदलिए, संविधान का मतलब है संविधान, यानी सबके साथ एक जैसा कानून, सबका एक विधान। एक तरफ हम एक राष्ट्र एक निशान की बात करते हैं, एक तरफ हम जब समान नागरिक संहिता लाते हैं तो तब हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को छोड़ देते हैं, तो फिर वो समान नागरिक संहिता नहीं, असमान नागरिक संहिता हो गई। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि ये कर लिया गया, लेकिन मेरी पुख्ता जानकारी है ये प्रोविजन उसमें किया जा रहा है। अंतिम तौर पर विधानसभा को सदन के भीतर करना है, उस प्रोविजन को सरकार रखती है कि नहीं रखती है, उस प्रोविजन को सरकार लागू करती है कि नहीं करती है। लेकिन इसको बल कहां से मिल रहा है? आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह बात कही कि उत्तराखंड के कानून के बाद हम भी लागू करेंगे, लेकिन हम जनजाति और आदिवासियों को इससे एग्जम्प्ट रखेंगे। अब आसाम में तो जनजाति और आदिवासियों की संख्या काफी है, और अगर वो छूट जाएंगे, एक इतनी बड़ी कम्युनिटी आपसे छूट जा रही है, तो ये तो आप ये समझ लीजिए कि फिर वो समान नागरिक संहिता कैसे हो सकती है। तो ये आरक्षण क्या है? आरक्षण पढ़ाई में, लिखाई में, रोजगार में आरक्षण दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है कि वो इकोनॉमिक तौर पर ऊपर आए। लेकिन आप किसी कानून से लोगों को दूर रख रहे हैं। कोई कानून ऐसा है कि किसी कम्युनिटी को बाध्य नहीं करता, किसी कम्युनिटी पर लागू नहीं होता, तो फिर संविधान की जो बात है, यानी सबके लिए एक विधान, एक राष्ट्र एक निशान, तो ये बातें कई बार बेमानी लगने लगती है। कुल मिलाकर ये देखना होगा कि विधानसभा में जिस दिन ये पटल पर रखा जाएगा और इस पर चर्चा होगी, तो धामी सरकार जनजाति को इसमें शामिल करती है या नहीं करती है। अब चूंकि इतनी सारी चीजें हो चुकी है और ये कंपाइल हो चुका है, तो सरकार भी मेरे ख्याल से समझेगी कि संविधान का मतलब क्या होता है, यानी सभी के लिए एक जैसा विधान।